बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अपना चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं जो कि है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, ये थ्योरी आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आ चुके हैं। ये वही वाली थ्योरी है, वहां पर हमने उसको जनरल देखा था तमाम मॉलिक्यूल्स के हिसाब से। यहाँ पे जो हम हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी को देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से देखेंगे। सही है। अब देखें, वो ये कहते हैं कि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास क्या है, आप लोगों को नजर आ रही होगी। 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0। ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को पहले पढ़ चुके हैं कि हमने जब चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था कि पहले 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, इस तरीके से करके सारी हम ये पढ़ के आए हुए हैं। होपफुली आपको आती होगी। सही। तो हमने कहा कि जो कार्बन है उसका हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0। अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो हमें पता चलता है कि कार्बन के अंदर जो हाफ फिल्ड या पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो 2 हैं। इसका मतलब ये है कि कार्बन को डाइवेलेंट होना चाहिए, इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले और इसके ये दोनों जो है वो पूरे हो जाए। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो कार्बन है वो टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट का क्या मतलब है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बना रहे, बनाने कितने चाहिए 2, लेकिन बना कितने रहा है 4। तो हम कहते हैं कि क्या होता है कि जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में होता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है s ऑर्बिटल से वो शिफ्ट हो जाता है z ऑर्बिटल के अंदर। अब अगर हमारे देखें तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। यानी कि अब हमारे पास जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो 4 हैं और जो आपका कार्बन है वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। सही। तो एक तो सवाल यही पूछा जाता है कि अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमें पता चलता है कि कार्बन जो है वो डाइवेलेंट होगा लेकिन कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। तो क्यों होता है, तो हम कहेंगे वो इसलिए होता है कि जब कार्बन बॉन्ड बनाता है तो फिर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से 2pz ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देता है और उसकी टेट्रावेलेंसी हो जाती है, मतलब उसकी टेट्रावेलेंसी की रीजन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताएं, खुद से गौर करें और बताएं कि अब इस कार्बन ने अगर 4 बॉन्ड्स बनाने हैं और सपोज चारों के चारों बॉन्ड्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ ही बनाने हैं, तो देखें क्या वो बॉन्ड जो 2s कार्बन का और 1s हाइड्रोजन का ओवरलैप से बनेगा वो, और वो बॉन्ड जो 2p का, चाहे वो x हो, चाहे py हो, चाहे pz हो, और 1s हाइड्रोजन के, इसके ओवरलैप से बनेगा, तो क्या ये बॉन्ड जो हैं वो सारे के सारे सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? तो जो एस एस ओवरलैप से बॉन्ड बनेगा वो डिफरेंट होगा, जो एस पी ओवरलैप से बॉन्ड बनेगा वो डिफरेंट होगा। ऐसे ही होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन है उसके चारों बॉन्ड जो है वो एक जैसे नहीं होने चाहिए। लेकिन जब हम रियल प्रैक्टिस में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो कार्बन है उसके चारों के चारों बॉन्ड जो हैं वो उनकी एनर्जी भी सेम है और उनकी शेप भी सेम है। इस इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी के चारों जो बॉन्ड्स हैं वो एक जैसे हैं, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी दी गई? ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी क्या करती है? ये एक्सप्लेन करती है इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन के, कि कार्बन जो 4 बराबर बॉन्ड्स बना रहा है सेम एनर्जी सेम शेप के, वो कैसे बना रहा है, उस चीज को एक्सप्लेन करती है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक जो 4 ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स है कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर, कौन से 4? ये वाले 4, 2s, 2px, 2py, 2pz, ये मिक्स करेंगे डिफरेंट वेज में और मिक्स करके वो नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे
और उनका जो मिक्स होना है वो फिर एक्सप्लेन करेगा बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द कार्बन एटम्स। अब आपने बेटा ये बात याद रखनी है कि ये जो कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं ये पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं या करते थे। इनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए बाद में ये थ्योरी बनाई गई। सही है, बिहेवियर पहले से पाया गया था, उस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए फिर हमने क्या बनाई, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। सही है, तो अब आपको हम इसका सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आपको नाम से पता चल रहा है कि वो हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, मिक्स करेंगे। और अब ये भी पता है कि जितने ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, मिक्स होते हैं, उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो 4 ऑर्बिटल्स ओवर मिक्स हो रहे हैं, तो 4 ही नए इक्विवेलेंट हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम शेप एंड सेम एनर्जी बनेंगे। देखें, वो कह रहे हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर कार्बन जो है वो 4 डिफरेंट एटम से जुड़ा हुआ है, जिसमें कार्बन ने चारों सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, उसमें कार्बन की बॉन्डिंग को और शेप को एक्सप्लेन करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि all these 4 atomic orbitals are mixed together to give rise to 4 new equivalent hybrid atomic orbitals having same shape and same energy. This mode of hybridization is called tetrahedral or sp3 hybridization. इस मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कह रहे हैं? इसको हम टेट्राहेड्रल या फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? वो हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे और 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। ये देखिए नीचे मैंने बताया हुआ है, एक s और 1 2 3 3 p, ये टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो इंटरमिक्स होंगे और 4 नए हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो बन गए हैं। अब ये मिक्सचर है, ये स्मॉल लोब जो है वो s ऑर्बिटल को शो कर रहा है और ये जो लार्ज लोब है ये p ऑर्बिटल को। अब जो ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये चारों के चारों बॉन्ड्स जो है वो सेम होंगे। अगर देखेंगे यहाँ ऐसे, अगर ये इस फॉर्म के अंदर बिना हाइब्रिडाइजेशन के बॉन्ड बनता तो s s ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता वो डिफरेंट होता और sp ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता वो डिफरेंट होता। अगर हम इसको देखें, एक सेकेंड, ये देखें, अगर हम कहें ये सपोज हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड बन रहे हैं। तो अब देख लें कि ये जो S और S का ओवरलैप है, इसकी बॉन्ड लेंथ भी और होनी चाहिए, इसकी बॉन्ड एनर्जी भी और होनी चाहिए। और ये जो S और P के ओवरलैप से सॉरी हाँ जी, S और P के ओवरलैप से ऑर्बिटल बन रहा है, इसकी भी बॉन्ड लेंथ और होनी चाहिए और इनकी बॉन्ड एनर्जी और होनी चाहिए। तो जबकि ऐसा नहीं होता, जबकि देखा गया का असली मॉलिक्यूल के अंदर, उसके अंदर जो चारों बॉन्ड्स थे वो डीजेनरेट थे। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है? जिनकी एनर्जी बराबर हो। तो इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये कहा कि इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। चलें जी, अब वो कह रहे हैं ये जो 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं ये सारे के सारे डीजेनरेट हैं। डीजेनरेट का मतलब क्या है कि इनकी एनर्जी बराबर है एंड आर डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 109.5 डिग्री इन स्पेस टू गिव अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इनका एंगल क्या है? ये देखें बेटा, ये जो एंगल है, अगर आप इसको गौर से देखें कि एक बात क्या हो गई कि ये जो है वो डीजेनरेट हैं, इनकी एनर्जी बराबर है। और दूसरी बात क्या है कि इनका जो एंगल है एक दूसरे के साथ वो 109.5 डिग्री है। सही। और इसकी जो शेप है, शेप क्या है? ये किस फॉर्म में है? ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में है। सही। आपने याद रखना है कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो एंगल क्या होगा? 109.5 डिग्री। और जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री।
अब वो कह रहे हैं कि जब भी कभी कार्बन एटम जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा दूसरे एटम के साथ, तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप करेंगे उन ऑर्बिटल्स के साथ और 4 सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो बना देंगे। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो सारे के सारे बॉन्ड्स जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे और इसमें कोई सा भी बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड नहीं होगा। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये एक्सप्लेन करती है बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ ऑल दोस कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम इज सैचुरेटेड। सही, तो ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ये उन तमाम कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करती है जिसमें जो कार्बन एटम है वो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि कार्बन जो है वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स बनाएगा और उसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो नहीं होगा। सही, ये बात याद रहेगी आप लोगों को कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा? 109.5 और हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अब आपको आगे फर्दर वो एग्जांपल दिखा रहे हैं मीथेन की। मीथेन क्या होता है? CH4। CH4 का मतलब क्या है कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाता है। अब क्या है कि चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं कार्बन के ओवरलैप करेंगे सेपरेटली विद 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, कि 4 हाइड्रोजन्स के साथ हर यानी कि एक जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो एक हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। अब एक कार्बन पे चूंकि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो वो 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ ओवरलैप करेंगे और हमारे पास 4 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन CH बॉन्ड्स बनेंगे। और जो शेप है मीथेन की वो बहुत सिमिलर है, जो हमने ये वाली शेप बनाई है असल में जो मीथेन का मॉलिक्यूल है उसकी शेप भी इसके बहुत ज्यादा करीब होती है। अब वो कह रहे हैं कि जो सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं ये सेम प्लेन में नहीं होते। क्या होता है बेटा? ये जो पीछे वाले आप एक समझ लें कि पीछे एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के बाहर बाहर के साइड के ऊपर एक लोब लगा हुआ है। सही है, आउट ऑफ द प्लेन। आप यूं समझ लें कि अगर आपने पेपर के ऊपर या बोर्ड के ऊपर एक ट्रायंगल बनाया है तो उस बोर्ड के बाहर आप एक पेन रख दें तो वो जो चौथा होगा वो इस तरीके से बाकी 3 बॉन्ड्स इन द प्लेन है और जो चौथा बॉन्ड है वो आउट ऑफ द प्लेन है। यानी कि ये जो सारे 4 बॉन्ड्स हैं ये एक प्लेन के अंदर नहीं होंगे। इस तरीके से अब उन्होंने सेकंड एग्जांपल दिया आपको इथेन की। इथेन क्या है? CH3 अब इसमें क्या है कि एक कार्बन है उसके ऊपर हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। दूसरा कार्बन है उसके ऊपर भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब जो 2 कार्बन हैं उनके जो एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो आपस में ओवरलैप करेगा और एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। जब इनका एक एक ऑर्बिटल ने ओवरलैप कर लिया तो पीछे इनके पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बचे? 1 2 3 1 2 3। अभी जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये सेपरेटली हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सही, और इसका जो ज्योमेट्री है वो भी टेट्राहेड्रल ही होगी। अब वो कह रहे हैं कि अब इसमें एक और अगर CH2 ग्रुप CH3 ग्रुप आकर लग जाएगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और ये जो कार्बन है ये अगले कार्बन के साथ फिर से बॉन्ड बनाएगा और फिर इस तरीके से ये जो चेन है ये कंटिन्यू होती जाएगी। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि कार्बन को एक्साइट करने के लिए एनर्जी कहाँ से आई? हमने कहा था ना पहले कि ग्राउंड स्टेट के अंदर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2px1 2py1 2p0। फिर हमने कहा था कि एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि 2s में से एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाएगा। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि हमारे पास इतनी एनर्जी कहाँ से आई कि हम 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2pz में भेज दें। तो उसका जवाब ये है कि अगर कार्बन एक्साइट नहीं होता तो कार्बन 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा जिसके नतीजे में एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अगर कार्बन एक्साइट हो जाता है तो वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और इसकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो डबल हो जाएगी। तो ये जो एक्सेस एनर्जी है ये ज्यादा होती है जो कि एक्साइट मतलब कार्बन को एक्साइट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए ये जो एक्सेस एनर्जी है वो उससे कहीं ज्यादा होती है। इस वजह से जो कार्बन है वो ज्यादा प्रेफर करता है कि वो एक्साइट हो जाए
और जो है वो टेट्रावेलेंट हो जाए बजाय इसके कि वो डाइवेलेंट हो। इसकी मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि इतनी शदीद गर्मी है, आप लोग पंखे में बैठे हुए हैं, स्टेबल है, सही। अब आपको अगर कहा जाता है कि 2 रूम छोड़कर आपके एक घर में किसी रूम में एसी चल रहा है, अब आपको उठ के जाने में थोड़ी-सी पेन तो होगी, लेकिन आप क्या प्रेफ़र करेंगे? आप प्रेफ़र करेंगे ना कि आप एसी वाले रूम में जाके बैठ जाएँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। आप ज़्यादा स्टेबल हो जाएँगे, आप ज़्यादा रिलैक्स हो जाएँगे एसी वाले रूम में जाके। तो यही वाली बात जो है वो कार्बन के केस में भी है कि बेशक इसको थोड़ी-सी एनर्जी लग तो रही है डाइवेलेंट से टेट्रावेलेंट होने में, लेकिन क्या है कि जब वो टेट्रावेलेंट हो जाता है तो उसको ज़्यादा एनर्जी मिल जो है वो रिलीज़ होती है, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इस वजह से कार्बन जो है वो प्रेफ़र करता है कि वो टेट्रावेलेंट हो, डाइवेलेंट होने की बजाय। होपफुली बेटा आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछें। इसको भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए साथ-साथ ही प्रिपेयर करना है। कल इंशाअल्लाह ताला इसका टेस्ट होगा, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अपने बेटा मोरल जो है वो हाई रखें, बहुत सारी मेहनत, स्ट्रगल करनी है आप लोगों ने और बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।